नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो को इस कड़ी के अंदर एक और है नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। सीआरपीएफ, एसएससी, ईएसआईसी, व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद्यार्थी ले। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इसकी अप्रोच करवा दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर जो है आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं या आने की पूरी संभावना है। हर एक क्वेश्चन को विद कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, लॉजिकल बात करते हैं और एक कंसेप्ट क्रिएट करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपको एक बड़ा रिजल्ट देगी फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू में आज के इस एमसीक्यू सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू लेके हम यहाँ पे आए हैं। आज के अपने एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर्पीज जोस्टर। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कौन सा जो है एक्शन इंडिकेट करता है कि नर्स समझ चुकी है हर्पीज जोस्टर के बारे में। फर्स्ट है द नर्स कवर द लीजन विद ए स्टेराइल ड्रेसिंग। स्टेराइल ड्रेसिंग से लीजन को कवर कर रही है। द नर्स वियर ग्लव्स व्हेन प्रोवाइडिंग केयर। जब वो केयर दे रही है तब ग्लव्स पहन रही है। द नर्स एडमिनिस्टर्स ए प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक। एक प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर रही है। और लास्ट ऑप्शन है द नर्स एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रही है। एक मरीज है जिसको हर्पीज जोस्टर हो रखा है और कौन सा एक्शन इंडिकेट करता है कि वो समझ चुकी है हर्पीज जोस्टर के बारे में। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। हर्पीज जोस्टर सिंगल्स बोलते हैं। वेरिसेला जोस्टर इसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है ना, इसका कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर जो है वो एक बीमारी करता है चिकन पॉक्स, जिसमें पूरी बॉडी के अंदर ड्यू ड्रॉप पैटर्न के अंदर छोटे छोटे वेसाइकल्स बन जाते हैं। वो चिकन पॉक्स बीमारी है। उसी चिकन पॉक्स का जो ये वायरस है वेरिसेला जोस्टर, वो जब बॉडी में जाता है तो वेरिसेला जोस्टर करता है और जब बॉडी से वो एग्जिट होता है तो वो बीमारी करता है हर्पीज जोस्टर। जब बॉडी से एग्जिट होता है तो वो कौन सी बीमारी करता है, हर्पीज जोस्टर। बॉडी के एक साइड के अंदर अंगूर के गुच्छे की तरह छोटे छोटे जो है वहां पे लीजन बनते हैं, बॉडी के एक साइड के अंदर वेसाइकल्स बनते हैं, उनको हर्पीज जोस्टर कहते हैं। जो कि थोड़े जो है इनिशियली जो है फर्स्ट 2 to 3 डेज उस साइड पे बहुत ज्यादा बर्निंग और इस तरीके का सेंसेशन होता है और लेटर ऑन वहां पे वेसाइकल बन जाते हैं। तो जब किसी पेशेंट को हर्पीज जोस्टर बीमारी होती है तो हर्पीज जोस्टर सिंगल्स जो होता है उस क्लाइंट के अंदर आप उस लीजन को अगर टच करते हैं तो आपको होने की संभावना होती है। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट टच से। तो हमें वहां पे कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन काम में लेने होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है बी, कि अगर आप ग्लव्स पहन के अगर आप केयर देते हैं पेशेंट को, ग्लव्स पहन के केयर देते हैं तो वो डेफिनेटली जो है आप समझ चुके हैं कि हर्पीज जोस्टर जो है वो बीमारी क्या है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लीजन को कभी भी स्टेरॉइड ड्रेसिंग से कवर नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि एंटीवायरल दिया जाता है, ये वायरल इंफेक्शन है। वेरिसेला जोस्टर एक वायरस है तो एंटीवायरल वहां पे काम में लिया जाएगा। तो लीजन को कवर नहीं करना है और एंटीवायरल मेडिकेशन लेते हैं। और लास्ट ऑप्शन में है ऑक्सीजन लगाएंगे तो इस बीमारी में कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बीमारी जो है ये एक स्किन की डिजीज है और स्किन के ऊपर ड्यू ड्रॉप पैटर्न के अंदर छोटे छोटे वेसाइकल्स बनते हैं अंगूर के गुच्छे की तरह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, द नर्स वियर ग्लव्स व्हेन प्रोवाइडिंग केयर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। व्हेन द क्लाइंट हैज एन ऑर्डर फॉर ए टू to be drawn on the client receiving vancomycin, the nurse is aware that the nurse should contact the lab in order for them to collect the blood. एक मरीज है जिसमें ट्रू लेवल जो है वो चेक करना है ब्लड को ड्रॉन करके, जिसको वैनकोमाइसिन दवाई चल रही है। तो आप अवेयर है कि उस मरीज का जो लैब से हम कांटेक्ट करेंगे और ऑर्डर करेंगे कि उसको कब कलेक्ट करना है। 15 मिनट्स आफ्टर द इन्फ्यूजन, 30 minutes before the infusion, 1 hour after the infusion, 2 hour after the infusion। कौन सा एग्जैक्टली टाइम है ट्रू लेवल चेक करना है आपको अगर वैनकोमाइसिन का, है ना। और वो हमेशा ज्यादातर चेक किया जाता है वैनकोमाइसिन की जब थर्ड या फोर्थ डोज देते हैं ना, थर्ड और फोर्थ डोज जब देते हैं तो ट्रू लेवल चेक करते हैं वैनकोमाइसिन का। और थर्ड या फोर्थ डोज देने के 30 मिनट पहले
30 मिनट्स बिफोर। देखिएगा इसमें आप समझ सकते हो कि 3 ऑप्शन आफ्टर है, आफ्टर, आफ्टर और आफ्टर। तो आफ्टर नहीं देते हैं, पहले करना होता है चेक, है ना। 2 डोज दे दी आपने और तीसरी या चौथी, थर्ड और फोर्थ डोज देने से पहले आपको वैनकोमाइसिन का लेवल चेक करना पड़ेगा, इसको ट्रू लेवल कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, 30 मिनट्स बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ वैनकोमाइसिन। बी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, है ना। कभी भी लेवल बाद में चेक नहीं किया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is providing postpartum teaching for a mother planning for breastfeed her infant. Which of the client statement indicate the need for additional teaching? पोस्टपार्टम क्लाइंट है, उसको टीचिंग दे रही है ना, पोस्टपार्टम टीचिंग दे रही है मदर को, जिसमें प्लान कर रहे हैं ब्रेस्ट फीड को, वो जो अपने इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड प्लान कर रही है। कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि एडिशनल टीचिंग की जरूरत है वहां पे, है ना। इसका मतलब मदर ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि अबनॉर्मल स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में एडिशनल टीचिंग देने की जरूरत है उस लेडी को, तो वैसा कौन सा स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम वियरिंग ए सपोर्ट ब्रा। Second, I am expressing milk from my breast. Third, I am drinking 4 glass of fluid during a 24 hours period. और last one है, while I am in a shower, I will allow the water to run over my breast. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक सपोर्ट ब्रा वियर करेंगे, एक मिल्क को ब्रेस्ट से एक्सप्रेस करेंगे, एक 4 ग्लास जो है फ्लूइड ड्रिंक करेंगे 24 आवर्स के पीरियड में, और जब सोवर लेंगे तो अलाउ करेंगे वाटर को ब्रेस्ट के ऊपर रन करे। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, कौन सी चीज यहाँ पे सही है। अबनॉर्मल चीज बोलिए, कौन सी अबनॉर्मल चीज है, सॉरी, कौन सी चीज में एक्स्ट्रा जो है एजुकेशन की जरूरत है। वेरी गुड। देखिएगा कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना। आपको एक बात याद रखनी कि वो मदर जो ब्रेस्ट फीड पे है, जो लैक्टेशनल है, उस मदर को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इंटेक करना है। मतलब फ्लूइड इंटेक में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, उसको बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड का इंटेक करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है, मतलब ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड लेना है। ऑप्शन सी में मदर बोल रही है कि मैं ड्रिंक करूंगी 4 ग्लास ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग 24 घंटे में 4 ग्लास फ्लूइड जो है वो इनफ नहीं है, बहुत कम है। ये स्टेटमेंट मदर का एडिशनल टीचिंग कराने के योग्य है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है मदर का। सी यहाँ पे बिल्कुल खोटा आंसर है। सपोर्ट ब्रा जो है वो पहननी होती है ना, जिससे जो है वहां पे ब्रेस्ट में एनगोर्जमेंट और ये प्रॉब्लम नहीं हो। तो ए स्टेटमेंट उसका सही है कि वो सपोर्टिंग ब्रा जो है उसको यूज करेगी। एक्सप्रेस मिल्क जो है ब्रेस्ट से मिल्क का एक्सप्रेशन जो है स्टिमुलेट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को। तो अगर आप ब्रेस्ट से मिल्क को एक्सप्रेस करते हैं तो मिल्क का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है, तो ये करना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि वाटर को ब्रेस्ट के ऊपर रन करने से लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है उस फैसिलिटेट होता है और उसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो ये भी अबनॉर्मल नहीं है। मतलब अगर मदर ये 3 काम कर रही है, ए सपोर्ट ब्रा का यूज, बी मिल्क को एक्सप्रेस, और सी सोवर समय लेते समय वाटर को रन करना ब्रेस्ट पे, तो ये अबनॉर्मल नहीं है, इसमें एडिशनल टीचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन जो है वो अबनॉर्मल है, इसमें एडिशनल टीचिंग का जरूरत रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। 4 ग्लास फ्लूइड जो है इंटेक बहुत लेस है, बहुत मिनिमम है, मदर को इससे भी ज्यादा फ्लूइड इंटेक करना पड़ेगा ड्यूरिंग लैक्टेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। डैमेज टू द 7th क्रेनियल नर्व रिजल्ट इन, 7वीं क्रेनियल नर्व के डैमेज होने से फेशियल पेन, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी टू स्मेल, एब्सेंस ऑफ आई मूवमेंट और टिनाइटस। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, विच इज द करेक्ट वन? 7th क्रेनियल नर्व के डैमेज होने से, 7th क्रेनियल नर्व का नाम है फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व के डैमेज होने से फेशियल पाल्सी, इसी को बोलते हैं बेल्स पाल्सी। फेशियल पाल्सी बोलो या इसी को क्या बोलते हैं, बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी। और ये जो 7th क्रेनियल नर्व होती है ये सेंसरी और मोटर होती है, मिक्स टाइप की नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों के फाइबर होते हैं। सेंसरी फाइबर से टंग के एंटीरियर 2/3 पार्ट को सप्लाई करा के टेस्ट का सेंसेशन होता है, और मोटर पार्ट जो होता है ये मूवमेंट कराता है फेस का, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है, फेशियल मूवमेंट कराता है, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है मोटर फाइबर। तो अब ये फेशियल नर्व जो है उसमें डैमेज हुआ है, जब फेशियल नर्व में डैमेज हुआ तो मूवमेंट अफेक्ट होगा, एक साइड का चेहरा जो है वो लटक जाएगा, और एक साइड के चेहरे के अंदर जो है थोड़े सेंसर भी अल्ट्रेशन होंगे। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए
इसमें एक ऑप्शन है टिनाइटस, तो टिनाइटस का मतलब तो होता है रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, है ना। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एब्सेंस, तो टिनाइटस का संबंध इससे नहीं है, ये ईयर की एक प्रॉब्लम है और ईयर में हियरिंग डिफेक्ट की वजह से होता है। दूसरा एब्सेंट ऑफ आई मूवमेंट, अगर आई बॉल का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो ये थर्ड, फोर्थ और सिक्स। थर्ड इज द oculomotor, fourth is the trochlear and sixth is the abducent। ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्डुसेंट, ये तीन मोटर नर्व आई बॉल के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, इनमें डैमेज होने से होता है। तो ये सेवंथ की प्रॉब्लम है ही नहीं। और अगर एब्सेंट है एबिलिटी ऑफ स्मेल, तो स्मेल कराने के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम ये है। थर्ड, फोर्थ और सिक्स की प्रॉब्लम ये है। और टिनाइटस जो है वो एट्थ क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। तो इसका मतलब बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए ऑप्शन दिया हुआ है फेशियल पेन, हालांकि फेशियल पेन ज्यादातर होता है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में, जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम होती है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। लेकिन यहाँ पे भी फेशियल एरिया है और नर्व का नाम फेशियल है, तो ये आंसर जा सकता है। अब आपको कोई तो आंसर देना पड़ेगा ना, तो ए आंसर हो सकता है। हालांकि ज्यादा फेशियल पेन नहीं होता है, यहाँ पेन का रीजन ज्यादातर पैरालाइसिस की वजह से होता है, स्पाज्मोटिक टाइप का पेन होता है। एक्चुअल फेशियल पेन वाली बीमारी जो होती है वो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया है, जो कि आपका जो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे पैरालाइसिस की वजह से फेशियल पेन होते हैं, इसलिए ए यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, ए क्लाइंट इज रिसीविंग पायरिडियम फॉर ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई हो चुका है, दवाई मिल रही है पायरिडियम। द क्लाइंट शुड बी टोट द दैट द मेडिकेशन कैन, दवाई क्या कर सकती है। पायरिडियम एक दवाई दे रहे हैं, यूटीआई उस क्लाइंट को हो रखा है, इसलिए पायरिडियम दिया जा रहा है। तो ये दवाई क्या करती है, डायरिया कर सकती है, चेंज द कलर ऑफ हर यूरिन कर सकती है, कोज मेंटल कंफ्यूजन कर सकती है, या कोज चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में चेंजेस कर सकती है। क्या करती है दवाई पायरिडियम, डायरिया, कलर ऑफ द यूरिन चेंजेस, मेंटल कंफ्यूजन या टेस्ट में चेंजेस। पायरिडियम, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है, बहुत बढ़िया। कौन सा आंसर होना चाहिए, पायरिडियम दवाई यूटीआई में देते हैं, और ये दवाई जो है वो यूरिन के कलर को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। बिल्कुल एग्जैक्टली बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पायरिडियम दवाई जो है वो यूरिन के कलर को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, ऑरेंज और रेड कलर का यूरिन कर देती है। यूरिन को कैसा कर देती है, ऑरेंज या रेड, यूरिन का कलर ऑरेंज या रेड कर देती है पायरिडियम दवाई। ये जो पायरिडियम दवाई है ये ए बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर की तरफ जा रहा है, यूरिन के कलर को ऑरेंज और क्या कर देती है, रेड कर देती है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये दवाई जो है न तो डायरिया करती है, न मेंटल कंफ्यूजन करती है, न टेस्ट के अंदर कोई चेंजेस लाती है, इसलिए ये तीनों ही जवाब क्या हो गए, खोटे हो गए। बस ये दवाई क्या कर सकती है, यूरिन का कलर जो है वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में दो तो येलोइश कलर कर सकती है स्किन का और स्क्लेरा का। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में दो तो स्किन और स्क्लेरा का कलर भी कैसा हो जाता है, येलो हो सकता है, वो दवाई की वजह से है ना, स्किन और स्क्लेरा का कलर येलो हो जाता है। ज्यादातर स्किन और स्क्लेरा का कलर येलो जो है वो जॉन्डिस में होता है, पर इस दवाई की वजह से हो सकता है जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में दो। इनिशियली जो है यूरिन का कलर जो है वो चेंज करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर बिगिनिंग ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्यूटान, मेडिकेशन है एक्यूटान, उसको परफॉर्म करने से पहले कौन सा टेस्ट कैरिड आउट किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये एक्यूटान है क्या, पहले तो ये बताओ तो हमें पता चले आगे। तो एक्यूटान जो मेडिकेशन है ये क्रीम आती है एक्ने के ट्रीटमेंट के अंदर, एक्ने, और इस दवाई के अंदर ज्यादातर विटामिन ए होता है। एक्यूटान दवाई जो है उसमें विटामिन ए होता है। और एक्ने, एक्ने जो है वो फेशियल एरिया के ऊपर जो छोटे छोटे बनते हैं प्यूबर्टी के दौरान, उसको एक्ने वल्गरिस एक बीमारी कहते हैं, स्किन की बीमारी है। उसके ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं एक्यूटान। तो ये एक्यूटान आप जो है किसी मरीज को अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उस मरीज को दे रहे हैं, तो उसको प्रिस्क्रिप्शन करने से पहले कौन सा टेस्ट या क्या चीज कैरिड आउट करेंगे, कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे, प्रेगनेंटी टेस्ट चेक करेंगे, एपाइकल पल्स चेक करेंगे, या
क्रिएटिनिन का लेवल चेक करेंगे। एक्यूटान मेडिकेशन देने से पहले विटामिन ए एक्ने के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, उसको देने से पहले क्या चीज चेक करेंगे? बहुत बढ़िया। अगर आपको विटामिन ए का कंसेप्ट पता है प्रेगनेंसी के साथ में तो आप सवाल को समझ गए होंगे। विटामिन ए और एक्यूटेन दवाई जो होती है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें? प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि ये क्या करती है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट। क्या करती है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट। ये दवाई जो है वो प्रेगनेंसी में कौन सा इफेक्ट लाती है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट। ये टेरेटोजेनिसिटी करती है ना। इसका मेडिकेशन की वजह से फीटल जो ग्रोइंग फीटस होता है मदर के वूम में उसके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है इस दवाई का, एक्यूटान मेडिकेशन का। तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि इसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट है फीटस के ऊपर। तो हमें इस मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। कैल्शियम लेवल, एपाइकल पल्स या क्रिएटिनिन का संबंध इस मेडिकेशन से नहीं रहता है ना। इनको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या चेक करना है? प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये मेडिकेशन दे सकते हैं। प्रेगनेंसी हुई और मेडिकेशन दी तो टेट्रोजेनिक इफेक्ट की वजह से उस बच्चे के अंदर जो है कंजेनाइटल एनोमली वहां पे हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए क्लाइंट विद एड्स इज टेकिंग एसाइक्लोविर जोविरेक्स। एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है, एड्स का मरीज है। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट क्रिटिकल है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसाइक्लोविर? एसाइक्लोविर एडमिनिस्टर करते समय कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहेगा वहां पे जब आप एसाइक्लोविर एडमिनिस्टर कर रहे हो? कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहेगा जब आप एसाइक्लोविर दे रहे हो? लिमिटिंग द क्लाइंट्स एक्टिविटी, encouraging a high carbohydrate diet, utilizing an incentive spirometer to improve respiratory function, or encouraging fluid? Which is the correct one? एसाइक्लोविर देते समय सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, एसाइक्लोविर मेडिकेशन जो होती है वो रीनल प्रॉब्लम करती है, रीनल इंपेयरमेंट करती है ना। एसाइक्लोविर मेडिकेशन जो है वो मरीज में क्या करेगी? रीनल प्रॉब्लम करती है, रीनल इंपेयरमेंट कर सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीवायरल मेडिकेशन जब भी पेशेंट को दिया जाता है तो उसको खूब ज्यादा लिक्विड और फ्लूइड इंटेक करना होता है। तो एनकरेज करेंगे हम पेशेंट को कि फ्लूइड का इंटेक ज्यादा करे ना। आपने देखा होगा कि ये कोरोना जो वायरस है इसमें ट्रीटमेंट एंटीवायरल देते हैं, तो जब किसी मरीज को एंटीवायरल देते हैं तो उसको खूब ज्यादा फ्लूइड देना होता है साथ में, नहीं तो उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। इसलिए LMWH टाइप के लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन भी पेशेंट को दिए जाते हैं, है ना, जब वायरल एंटीवायरल आप दोगे, क्योंकि उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी आपको फ्लूइड इंटेक को बढ़ावा देना है जब आप एसाइक्लोविर किसी को दे रहे हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देवे, रीनल इंपेयरमेंट मरीज में नहीं हो। ए इनकरेक्ट है क्योंकि वहां पे एक्टिविटी को लिमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। बी यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि मरीज जो ये पेशेंट रहता है जिसको हाई कार्बोहाइड्रेट, मरीज को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। और सी इसलिए खोटा है क्योंकि इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो है वो कोई प्रॉब्लम मतलब नीड नहीं है या रेस्पिरेटरी फंक्शन को कोई ये प्रॉब्लम नहीं करता है साइक्लोविर। तो इररिलेवेंट ऑप्शन है ए, बी और सी। डी एकमात्र बहुत अच्छा आंसर है यहाँ पे कि आप मरीज को एनकरेज करें फ्लूइड इंटेक को, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड का इंटेक कराएं, क्योंकि ये मेडिकेशन जो होती है ये बॉडी के अंदर एंटीवायरल का जो इफेक्ट है उसमें फ्लूइड इंटेक आपको कराना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। ए क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर एन एमआरआई, एमआरआई के लिए मरीज भर्ती हुआ है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इज द एमआरआई। द नर्स शुड क्वेश्चन द क्लाइंट रिगार्डिंग, किस चीज के रिगार्डिंग नर्स क्वेश्चन करेगी क्लाइंट के? मतलब एमआरआई कराने से पहले क्या प्रिपरेशन होना चाहिए आपका? एक मरीज है जिसका एमआरआई हो रहा है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग हो रहा है, किस चीज को लेकर आप क्वेश्चन करेंगे? हियरिंग लॉस को लेके, टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट को लेके, एलर्जीज टू एंटीबायोटिक को लेके, इनएबिलिटी टू मूव हिज फीट को लेके, कौन सी चीज को लेके आप वहां पे क्वेश्चन करेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। विच इज द करेक्ट वन? बी खोटा जवाब है। अगर आप ये सोच के कह रहे हैं कि एमआरआई के अंदर जो है किसी भी तरीके का
बॉडी के अंदर इम्प्लांट नहीं होना चाहिए और यहाँ पे टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट है तो ये नहीं करेंगे, यहाँ पे एमआरआई के लिए हमें प्रॉब्लम होगी, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये खोटा जवाब है, क्योंकि टाइटेनियम अगर वहां पे मरीज को लगा हुआ है तो टाइटेनियम जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले मरीज का एमआरआई हो सकता है, इसलिए बी खोटा जवाब है। अगर आप बी आंसर बोल रहे हैं तो बी तो हो ही नहीं सकता। कोई एंटीबायोटिक जो है वो एमआरआई से पहले नहीं देते हैं, और एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो एमआरआई नहीं कर सकते, ये कोई लॉजिकल बात है ही नहीं, इसके प्रिपरेशन में एंटीबायोटिक आता भी नहीं है, तो ये भी खोटा जवाब हो गया। और अगर किसी मरीज में लेग को फीट को मूव करने में वो कैपेबल नहीं है, इनेबल है वो, तो ये कोई जरूरी नहीं है एमआरआई में लेग का मूव करना। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। आंसर क्या है? ए हियरिंग लॉस। अब आप कहोगे हियरिंग लॉस कैसे सही हो गया साहब, हियरिंग लॉस का संबंध एमआरआई से कैसे है, ये आपके जवाब जहन में ये उठेगा क्वेश्चन। कोई बता सकता है हियरिंग लॉस एमआरआई के अंदर हियरिंग लॉस वाले क्या प्रॉब्लम करेगा? अगर किसी मरीज को हियरिंग लॉस है तो एमआरआई नहीं करा सकते या प्रॉब्लम होगी, ऐसा क्यों? फटाफट से जवाब दीजिएगा। हियरिंग लॉस में क्या प्रॉब्लम है एमआरआई के साथ में? एनी लॉजिक? अरे हियरिंग लॉस अगर बच्चे को होगा, एमआरआई के दौरान अपने को क्या करना होता है, मरीज को इंस्ट्रक्ट करना होता है मूवमेंट के लिए, कई सारे मूवमेंट वहां पे कराते हैं, तो मूवमेंट के लिए पेशेंट को हमें नॉर्मली इंस्ट्रक्ट करते होते हैं ड्यूरिंग एमआरआई। तो अगर मरीज को हियरिंग लॉस है तो एमआरआई के दौरान आपके जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो सही से फॉलो नहीं कर पाएगा, तो ढंग से एमआरआई को कैरिड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर किसी मरीज को हियरिंग लॉस है और आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस मरीज का एमआरआई कैरिड आउट करना मुश्किल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। हियरिंग लॉस वाले पेशेंट में एमआरआई जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और क्वेश्चन वाली एमआरआई है। हियरिंग लॉस वाला मरीज इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाएगा। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with diabetes mellitus has a prescription for glucotrol XL. The client should be instructed to take the medication at bedtime, with breakfast, before lunch, after dinner. चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। डायबिटीज मेलाइटस का मरीज है और मेडिकेशन उसको लिखी है ग्लूकोट्रोल एक्सेल, ये प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है। तो ये जो ग्लूकोट्रोल एक्सेल दवाई है ये मरीज को लेनी चाहिए। कब लेनी चाहिए? है ना, बेड टाइम, विद ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच या आफ्टर डिनर। ग्लूकोट्रोल मेडिकेशन डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज को कब लेनी चाहिए? फटाफट से जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों ने बेड टाइम लिखा है, कुछ लोगों ने विद ब्रेकफास्ट, कुछ ने बिफोर लंच, कुछ ने आफ्टर डिनर। इसका मतलब एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, एग्जैक्टली आप लोगों को आइडिया नहीं है। अगर मैं रैशनल पूछूं आप अपना जवाब किस तरीके से दे रहे हैं? एग्जैक्टली ये ग्लूकोट्रोल मेडिकेशन जो है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, OHA है ना। डायबिटीज के इलाज में दो चीजें काम में लेते हैं, एक OHA काम में लेते हैं, एक इंसुलिन काम में लेते हैं। तो जो ग्लूकोट्रोल दवाई है वो तो OHA ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट किसी मरीज को जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो मरीज रिस्क पे होता है हाइपोग्लाइसीमिया की। किसके रिस्क पे होता है? हाइपोग्लाइसीमिया की। तो आप मेडिकेशन उस समय देना प्रीफर करते हैं जिस समय हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क जो है वो सबसे कम हो, सबसे मिनिमम हो। तो OHA जो है उसको देने का सबसे प्रेफरेंस टाइम हमारा जो है वो हमेशा रहता है विद ब्रेकफास्ट। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम ये ज्यादातर कब देते हैं? ब्रेकफास्ट के साथ में, ताकि मरीज जो है उसका ब्रेकफास्ट जो दिन का सबसे पहला खाना होता है वो काफी बड़ा होता है, होल नाइट उसको जो है एम्प्टी स्टोमक होता है, तो ब्रेकफास्ट मरीज जो है वो बढ़िया अच्छे से करता है, जम के करता है। तो ब्रेकफास्ट के साथ में अपन देते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क जो है वो कम हो जाती है। अगर आप इस मेडिकेशन को बेड टाइम देंगे या बिफोर लंच देंगे या आफ्टर डिनर देंगे तो ज्यादा संभावना है मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया की एज कंपेयर टू विद ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ए सी और डी तीनों खोटे जवाब इसलिए है, या प्रीफरेंस हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ऐसा करने से OHA के साथ में मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OHA को हम विद ब्रेकफास्ट देवे। जब भी हमने OHA को विद ब्रेकफास्ट दिया तो उस मरीज में हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो बहुत लेस हुआ, न के बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। कोई ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने, तो दिखाइए सारथीपन और कर दीजिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
अगर आप में इंसानियत है तो किसी की मुस्कान का कारण बनिए और उस कंटेंट को उस तक पहुंचाइए जिसको इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको विद रैशनल हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।